अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक हो। उम्मीद है आप सब लोग इस ईद पर बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं यहाँ तुर्की में रहते हुए और इस मुल्क में मैंने काफी ज्यादा ईदें गुजारी हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताऊं कि यहाँ तुर्की में बकरा ईद कैसे मनाई जाती है, इनका क्या कल्चर है और हमारे पाकिस्तान या इंडिया में जो ईद मनाई जाती है वो इस टर्किश ईद से क्यों मुख्तलिफ है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर सिमिलर हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट बकरा ईद इन तुर्की। सबसे पहली सिमिलैरिटी जो आपको तुर्की के बकरा ईद पर देखने को मिलेगी वो ये है कि यहाँ के जितने भी बड़े शहर हैं जैसे इस्तांबुल, अंकारा, कुजैले वगैरह वगैरह वो ईद के दिनों में बिल्कुल खाली हो जाते हैं। स्पेशली पहले दिन तो दे लुक लाइक अ गोस्ट टाउन बिकॉज यहाँ के बड़े शहरों में जैसे इस्तांबुल, अंकारा वगैरह बहुत सारी अवाम दूसरे शहरों से आकर बसी हुई है। तो जब ईद का मौका आता है तो वो फिर इन बड़े शहरों को छोड़कर अपने गाँव या सिटी में वापिस चले जाते हैं। ईद के मौका पर आपको यहाँ के बड़े सिटीज ऑलमोस्ट खाली नजर आते हैं, सिर्फ टूरिस्ट ही नजर आएंगे वहां पर। हमारे पाकिस्तान और इंडिया की बकरा ईदों में वहां तो आपको गलियों में एक हफ्ता पहले ही बहुत सारे जानवर नजर आना शुरू हो जाएंगे। बैल, बकरे, ऊंट, फुल गलियां भरी होती हैं। लोग बहुत शौकीन से जो है बकरे लाते हैं, बैल लाते हैं और अपने घर के सामने बांध देते हैं और बहुत सारी गलियां और बाजार फुल होते हैं। लेकिन यहाँ तुर्की में आपको कोई जानवर देखने को नजर नहीं आता। आपको तो ऐसे महसूस ही नहीं होगा कि बकरा ईद आ गई है बिकॉज यहाँ पर जितने भी बड़े शहर हैं जैसे इस्तांबुल, अंकारा, कुजैले, 70% जितने शहर हैं उनके अंदर आप बकरा, बैल, ऊंट तो वैसे मैंने यहाँ पर कभी देखे नहीं है, बैल, बकरा, भेड़ ऐसा कोई जानवर आप अपने घर नहीं ला सकते या फिर आप अपनी गली में नहीं बांध सकते। यहाँ पर अगर कोई बंदा गलती से बकरा ले भी आए घर पर तो उसको पुलिस फाइन करती है। तो फिर यहाँ पर बकरा ईद कैसे मनाई जाती है? यहाँ के लोग ईद आने से पहले मंडियों में जाते हैं। यहाँ की बकरा मंडियां भी काफी मॉडर्न है जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपको अंदाजा हो गया होगा। तो लोग ईद से 2 दिन पहले या हफ्ता पहले बकरा मंडी जाते हैं, वहां पर अपनी मर्जी का बैल पसंद करते हैं या उसके अंदर हिस्सा डालते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर बैल खरीदना पसंद करते हैं, काफी लोग भेड़ या शीप भी खरीदना पसंद करते हैं। तो जब भी वो बकरा मंडी में कोई जानवर खरीदते हैं वो जानवर वहां पर ही खड़ा रहता है, वो अपने साथ उसको घर नहीं ला सकते। तो वो बैल, बकरा उधर मंडी में खड़ा रहता है। मोस्टली जो है 7 लोग मिलकर जाते हैं मंडी और एक बैल खरीद कर वहां पर छोड़ आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तुर्की में ईद वाले दिन का कल्चर कैसा होता है। सबसे पहले तो सब मुसलमान सुबह मस्जिद में जाते हैं, बकरा ईद की नमाज अदा करते हैं और जैसे ही सब लोग नमाज से फारिग होते हैं हम मस्जिद में एक दूसरे को गले मिलते हैं, जैसे जो पाकिस्तान और इंडिया में भी होता है। यहाँ पर वैसे मैंने देखा है कि मस्जिद के अंदर इमाम है या बाकी बड़े लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं, सब लोग उनसे बारी बारी सलाम लेते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। और बहुत सारी खवातीन भी मस्जिद के अंदर ईद नमाज अदा करने जाती हैं। ईद की नमाज से फारिग होने के बाद जब तर्किश लोग घर आ जाते हैं तो मैंने देखा है कि मोस्टली तर्किश लोग यहाँ पर एक तर्किश ब्रेकफास्ट करते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल तर्किश ब्रेकफास्ट जिसके अंदर आपको अंडे मिलेंगे, बहुत सारा मुख्तलिफ किस्म का चीज मिलेगा, ऑलिव्स नजर आते हैं, जैम, हनी, बटर वगैरह वगैरह। ये सुबह के नाश्ते में कोई गोश्त या मीट इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे ही नाश्ता करने के बाद ये फारिग हो जाते हैं फिर ये लोग चले जाते हैं कसाई खानों में जिसको स्लोटर हाउस कहा जाता है। तो वो जानवर जो इन लोगों ने खरीदा होता है वो बकरा मंडी से उठाकर करीब के स्लोटर हाउस में पहुंचा दिया जाता है और जो ओनर होता है उनको भी खबर होती है कि हमारा जानवर कौन सा स्लोटर हाउस में मौजूद है। तो फिर सब लोग इकट्ठे होकर डायरेक्टली स्लोटर हाउसेज में चले जाते हैं। मैंने देखा है कि वहां के कसाई भी बहुत बेहतरीन लग रहे होते हैं, उनका पूरा एक यूनिफॉर्म होता है, उन्होंने बड़े बड़े शूज पहने होते हैं और बेल्ट के साथ उन्होंने एक छोटा सा बैग लगाया होता है जिसके अंदर उन्होंने छुड़ियां रखी होती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई काउबॉय है और उसने गन लगाई हुई है अपनी बेल्ट के साथ। इट लुक्स रियली कूल। और ये लोग कुर्बानी बड़ी तेजी से कर रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान या इंडिया में जब हम बैल ज़िबा कर रहे होते हैं तो 5-6 लोग पहले बैल को गिराते हैं, फिर उसकी टांगे बांधते हैं, फिर उसके ऊपर गिर जाते हैं, यानी प्रॉपर उसको दबा लेते हैं ताकि वो भाग ना जाए और फिर उसको छुरी फेरते हैं। लेकिन यहाँ के तर्किश लोग बड़े स्मार्ट हैं। ये भला क्या करते हैं, पहले तो बैल का आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध देते हैं ताकि वो घबराए ना। उसके बाद बैल को वो ज़िबा करने वाली जगह पर लाकर एक मशीन के जरिए उसकी टांग बांध देते हैं और ये मशीन उस बैल की टांग को ऊपर की तरफ उठाती है जिसकी वजह से वो बैल अपना पूरा कंट्रोल खो देता है। इस पोजीशन में जब वो
बैल को कंट्रोल कर लेते हैं तो एक बंदा अपनी तेज छुरी के साथ उसको ज़िबा कर देता है। यानी एक या दो बंदे पूरा बैल आराम से अकेला ही ज़िबा कर लेते हैं, किसी तरह का कोई मसला भी नहीं होता है। ऐसा लगता है कि तुर्कों के पास ये जो बैल ज़िबा करने का तरीका है ये ज्यादा सेफ है। वहां तो हमारे पाकिस्तान में तो हर साल कोई ना कोई कसाई जो है शहीद हो जाता है या फोत हो जाता है ये बैल ज़िबा करते हुए। यहाँ पर एवरीथिंग लुक्स वेरी सेफ। तो जैसे फिर बैल ज़िबा होता है उसके बाद ये लोग बड़ी तेजी से उसकी खाल उतारते हैं। उसके बाद फिर पूरे के पूरे जो बैल है उसका गोश्त ये लोग 7 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 7 लोग मिलकर एक बैल खरीद सकते हैं कुर्बानी के लिए। वो 7 लोग वहां पर मौजूद होते हैं, उनके सामने ही पूरा बैल ज़िबा होता है और उस बैल का जितना भी गोश्त निकलता है ये लोग 7 हिस्सों में उसको उनके सामने डिवाइड करते हैं। और इनकी जो हिस्से करने की टेक्निक है वो भी प्रॉपर्ली इक्वल रखी जाती है। बाल्टियों को इन लोगों ने तराजू के ऊपर रखा होता है, तो जितना जितना ये गोश्त डालते हैं वो तराजू के जरिए इनको शो होता रहता है कि किसी का भी गोश्त ज्यादा या कम ना हो। इस तरह पूरा का पूरा बैल 7 लोगों में डिवाइड होता है। हर बंदा अपना हिस्से का गोश्त वहां से उठाता है, अपनी गाड़ी में रखता है, अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। इन 4 सालों में मैं एक चीज में कंफ्यूज हूं कि जो बैल के पाए हैं वो इन 7 लोगों में से किसको मिलती है, उसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। अगर आपको पता हो तो आप प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना मुझे। तो जैसे ही टर्किश फैमिली को अपना गोश्त मिल जाता है ये लोग घर आ जाते हैं। और एक और मजे की बात यह है कि टर्किश लोग जब कसाई खाने में अपने गोश्त मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसमें 30-40 मिनट भी लग जाते हैं पूरा बैल ज़िबा होते हुए, उनके सामने गोश्त बनते हुए, इस दौरान उनको वहां पर खाना भी दिया जाता है, जो बहुत ही एक कल्चरल सी चीज है कि कसाई खाने में इनको पिलाओ, भुना हुआ गोश्त और एक बकलावा दिया जाता है जनरली, या मीठे में कुछ और दिया जाता है। ये वहां की एक रवायत है कि जो भी कसाई खाने में अपना गोश्त लेने आता है उसको वहां की इंतजामिया खाना भी देती है ताकि आप आराम से बैठ कर इंतजार करें। चाय भी होती है, पानी भी होता है, तो पूरा का पूरा अच्छा एक निजाम रखा जाता है। तमाम टर्किश स्लॉटर हाउसेज में सेम ही तरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो मोस्टली मैंने देखा कि ईद के पहले दिन ये सारे स्लॉटर हाउसेज बहुत बिजी होते हैं और इनकी कोशिश होती है कि सारे के सारे बैल पहले दिन ही जो है खत्म कर दिए जाए और गोश्त वगैरह बांट दिया जाए। उसके बाद टर्किश लोग अपना गोश्त लेकर जैसे घर आ जाते हैं फिर वो लोग बांटने के काम में लग जाते हैं। मोस्टली जितनी भी ये टर्किश फैमिलीज हैं ये अपने खानदान की एक किसी घर में मिलते हैं, जैसे अपनी नानी अम्मा का घर या दादी अम्मा का घर, वहां पर सारे बेटे आगे से उनके बेटे या बच्चे 1-2 घरों में मिल मिला लेते हैं और वहां पर एक दूसरे को गोश्त भी बांट देते हैं, फिर अच्छे खाने भी बनाते हैं, स्वीट्स भी बनाते हैं और चाय तो बेतहाशा पीते हैं। दे लव ड्रिंकिंग चाय एंड कॉफी एवरी डे। इनका सारा दिन ऐसे खाने पीने में गुजरता है, गोश्त बांटने में गुजरता है और शाम को कुछ फैमिलीज बाहर भी आ जाती हैं, पार्क्स में या सी साइड में बच्चों के साथ एंजॉय करने, यानी फैमिली डे ही चलता है पहला दिन। और दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पर पूरे पूरे खानदान ये पार्क्स में चले जाते हैं, स्पेशली वो वाले पार्क्स जहां पर बारबेक्यू करने के लिए इजाजत दी गई है, पब्लिक एरियाज जहां पर आप बारबेक्यू कर सकते हैं। ये लोग उधर पहुंच जाते हैं, पिकनिक करते हैं। स्पेशली दूसरे या तीसरे दिन ये लोग बहुत बारबेक्यू बनाते हैं। दिस इज लाइक फेमस टर्किश कल्चर हियर, दे लव मेकिंग बारबेक्यू। और माशाल्लाह इनके पास गोश्त भी बहुत ज्यादा होता है। बहुत लोग पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बारबेक्यू बनाते रहते हैं और मजे करते हैं। यहाँ पर वैसे मैंने 5 सालों में कभी कोई ऊंट नहीं देखा। हमारे पाकिस्तान में ही है जो लोग ऊंट की माशाल्लाह कुर्बानी करते हैं। ऊंट की कुर्बानी तो दूर, मैंने ये जानवर यहाँ तुर्की में देखा भी नहीं है। और यहाँ के बकरे भी थोड़े डिफरेंट है, जैसे हमारे पाकिस्तान में जो पहाड़ी बकरे होते हैं इनके बकरे उस तरह के लगते हैं। ये लोग भेड़ की कुर्बानी करना पसंद करते हैं, लेकिन मोस्टली टर्किश लोगों को बैल बहुत पसंद है जिसे रेड मीट कहा जाता है। और मैं आपको अपनी ईद के बारे में बताता चलूं कि एज अ फॉरेनर मेरी यहाँ पर ईद कैसे गुजरती है। तो जनरली अगर आप फॉरेनर हैं, ईद के पहले दिन या दूसरे दिन आपके टर्किश फ्रेंड्स आपको बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं कराएंगे, बिकॉज वो अपने खानदान के साथ इतना बिजी होते हैं कि उनके पास फॉरेनर के लिए कोई टाइम नहीं होता। तो मेरे जितने भी टर्किश दोस्त हैं पहले दिन तो वो बिल्कुल नजर नहीं आते। तो मैं तो मोस्टली अपने दूसरे इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं, जैसे जो तुनीजिया से हैं, यमन से हैं, इस तरह की नेशनैलिटी जिनकी फैमिलीज यहाँ पर नहीं है, जो मेरी तरह अपने वतन से दूर रह रहे हैं तुर्की में, तो हम लोग जो है मिल लेते हैं सुबह नमाज के टाइम और नमाज के बाद किसी दोस्त के घर जाकर नाश्ता करते हैं और गप्पे शप्पे लगाते हैं। उसके बाद मोस्टली आपको पता है कि ईद की नमाज बहुत सुबह होती है। इस बार हमारी ईद की नमाज 6 बजे थी सुबह सुबह, तो आपको बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। तो जनरली दोपहर में हम 3-4 घंटे सो लेते हैं और सोने के बाद शाम में फिर दोबारा हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिल लेते हैं। कोई डिनर साथ कर लिया या किसी पार्क में चले गए, इंजॉय किया, वॉलीबॉल खेल लिया, बिकॉज यहाँ पर आपको पता है कुर्बान ईद समर में आती है, तो समर इज ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल इन तुर्की। आप बीच पे जा सकते हैं, आप सी साइड पे जा सकते हैं और यहाँ के पार्क्स या पब्लिक एरिया बहुत ही खूबसूरत हैं। तो हम फॉरेनर्स भी यहाँ पे काफी इंजॉय करते हैं, अपने वतन कोल की, उनसे बातचीत कर ली, इस तरह अच्छी ईद गुजर जाती है। और एक और चीज मैंने यहाँ पर देखी है कि यहाँ पर तुर्की में जब
भी ईद आती है यहाँ के लोगों को तकरीबन 4 से 5 पब्लिक हॉलीडेज मिल जाती हैं। तो मोस्टली यंग कपल्स जो हैं वो इन छुट्टियों में दूर दराज के इलाकों में चले जाते हैं, जैसे अंतालिया, फेथिये, क्योंकि मौसम गर्म होता है और इनको बहुत शौक है समर एरियाज पे जाना, बीचेस पे जाना, स्विमिंग करना, इस सी कल्चर को एंजॉय करना यहाँ टर्किश लोगों को बहुत पसंद होता है। और काफी अवाम ऐसी है जो ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन बीच एरियाज पर जाते हैं, वहां पर प्रॉपर टेंट लगाते हैं, बारबेक्यू करते हैं और रात उधर ही गुजारते हैं। ये भी मैंने बहुत कॉमन कल्चर देखा है कि कुर्बान ईद जब गर्मियों में आती है तो बीच कल्चर बहुत ही अलाइव होता है। यहाँ के लोग दिल खोल के अपनी छुट्टियां मनाते हैं। उन्हें लगता है कि 4-5 दिन बाद हम लोगों ने वापस अपने काम पर और डेली रूटीन में चले जाना है, वही काम काज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इन 3 दिनों में फुल याशी करो। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि यहाँ पर तुर्की में कुर्बान ईद या बकरा ईद कैसे मनाई जाती है। हर जगह पे ईद का एक अपना मजा है, लेकिन जो ईद आप अपने घर वालों के साथ मनाते हैं वो सबसे बेहतरीन होती है। तो उम्मीद है आप लोग भी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस ईद पर बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, बारबेक्यू तो जरूर ही बना रहे होंगे। तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों की ये ईद उल अजहा कैसी गुजर रही है, गर्मी कैसी है। और वैसे इस ईद पर सब लोग ही बिजी होते हैं, खवातीन खाने पकाने में बिजी होती हैं और हम मर्द हजरात जो हैं बाहर कुर्बानी करने में या ज़ीबा करवाने में बिजी होते हैं। तो माशाल्लाह काफी एक एक्टिव ईद गुजरती है, एक्शन वाली। तो ऐसी अपनी ईद इंजॉय करते रहे, पुलाव बनाए, बारबेक्यू बनाए, कलेजिया बनाए, क्योंकि ईद है खाने पीने का नाम। और वो लोग जो कुर्बानी नहीं कर पाए या आपको लगता है जो गरीब है, मस्कीन है, उन तक ये कुर्बानी का गोश्त जरूर भजाएं और ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करें, ताकि हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग इन खुशियों को एंजॉय नहीं कर सकते वो हमारी सपोर्ट की वजह से वो भी बहुत याशी करें और मजे करें। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। मिलेंगे आपको वेरी सून एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। टेक केयर, शोर आउट, बाय।